हेलो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था यूपीएससी में जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसमें पॉलिटी का नाम जो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था और संविधान है। तो इसके दो जो चैप्टर हैं पहले स्टार्टिंग वाले वो बता दूं, वो मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में भी आते हैं और पॉलिटी में भी आते हैं। तो मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपके वो मॉडर्न इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो जाएं और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, पहला। और दूसरे चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम पहले चल रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन पर। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं। अब है क्या इसका पुनर्गठन का, पहले आपको इसमें तीन चीजें पढ़नी है। पहले भारत का नाम क्या है, दूसरा प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है, और तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं और मैं एक एक करके चलता हूं आजादी के समय पर। आ जाए, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 1947 में क्या हालात थे बता दूं आपको। जो 1947 में जब भारत आजाद हो रहा है तो आजादी से एक दिन पहले ये हाल था भारत में। क्या एक देश था, एक ब्रिटिश प्रांत था, पूरा समझिएगा, ब्रिटिश प्रोविंस था, ब्रिटिश क्षेत्र था पूरा, मतलब जो ब्रिटेन के कब्जे, ब्रिटिश प्रोविंस मत मानो आप इसको, आप ब्रिटिश एरिया मानो इसको, ब्रिटिश क्षेत्र था। ठीक है, एक ये। ठीक है, दूसरा देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, ये कितने थे उस पर, 552। अब आप कहेंगे कि ये मैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको सिंपल कर देता हूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लेता हूं ये उस टाइम का इंडिया था ये, और डेट हम क्या मान लेते हैं, आजादी से एक दो दिन पहले मान लेते हैं, मतलब 13 अगस्त 1947 मान लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया था। तो हुआ क्या था, इंडिया पर पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना शासन नहीं किया, इतने क्षेत्र पर किया, मान लो इतने क्षेत्र पर किया। तो ये एक क्षेत्र था ब्रिटिश एरिया जो अंग्रेजों के कब्जे में था, ये वाला पूरा। ठीक है, इस पे क्या था, अंग्रेजों के गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होता था, और राज्यों में गवर्नर होते थे, वो कमांड करते थे। और ये बाकी जो थी वो देसी रियासतें थी, जैसे भरतपुर देसी रियासत, जूनागढ़ देसी रियासत, जम्मू कश्मीर देसी रियासत, हैदराबाद देसी रियासत, ऐसी देसी रियासतें थी जिनका अपना राजा होता था। तो 552 देसी रियासतें हैं और एक ब्रिटिश एरिया, ब्रिटिश क्षेत्र था जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कब्जे में था। अब इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं इन सब का क्या हुआ। अब 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात को, मतलब 14 और 15 अगस्त की मध्य रात को अंग्रेजों ने इस एरिया का बंटवारा कर दिया, साफ साफ इसको दो भागों में तोड़ दिया। कैसे दो भाग बनाए, एक बनाया इंडिया, ठीक है, एक बनाया पाकिस्तान, दो देश बना दिए, दो टुकड़े कर दिए अंग्रेज, बंटवारा हो गया यहीं पर। इसका पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और इसका पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, और इनके पहले गवर्नर जनरल जो थे वो क्या कहते हैं, हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, और इनका पहला प्रधानमंत्री जो थे वो क्या कहते हैं, लियाकत अली बने। यहां तक क्लियर है। अब ये तो एक क्षेत्र बट गया दो भागों में। दूसरा, देसी रियासतें जो 552 थी उन्हें अंग्रेजों ने तीन विकल्प दिए। अंग्रेजों ने इन 552 राजाओं को तीन विकल्प दिए। क्या कि भैया तुम्हारे पास तीन विकल्प हैं, आज हम तो खाली करके भारत को जा रहे हैं, तुम अपना देख लो तुम्हें क्या करना, धंधा पानी अपना। इनको तीन विकल्प दिए, ये चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाए, भारत में शामिल हो जाए, ये चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये चाहें तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र बने रहें, स्वतंत्र बने रहे, आजाद बने रहे, तो अपना अलग देश बना लो। नहीं समझ आया आपको। मान लो जूनागढ़ है, तो अंग्रेज, मैं हूं अंग्रेज, मैं आज जा रहा हूं खाली करके, तो मैंने अंग्रेजों जूनागढ़ वाले से बोल दिया, भाई देख तेरे पास तीन विकल्प हैं, या तो तू भारत में चला जा, या तू पाकिस्तान में चला जा, या तू अपना अलग देश बना ले, स्वतंत्र बना रहे। ऐसे 552 देसी रियासतों से वो बोल के चले गए। यहां तक आपको समझ में आ गया।
अब हुआ क्या, अब बात आती है, ये तो भारत में आई गया, ये तो इंडिया में आई गया, ये वाला हिस्सा तो पाकिस्तान अपना अलग चला गया, हमें अब पाकिस्तान से तो मतलब ही नहीं है, पाकिस्तान अपना संविधान देखता फिरे। अब बात आती है कि ये 552 जो देसी रियासतें थी ये भारत में कैसे आती हैं। अब सुनो, एक मैप मान लेते हैं ये मैप है ये, ठीक है। उस वक्त ये तुम चलो पाकिस्तान भी रख लो, ठीक है, इधर वाला पाकिस्तान भी रख लो, यहां तक चाहिए। इधर जो बांग्लादेश है पहले पाकिस्तान था ना, ये पाकिस्तान भी है ना। देखो 552 में से करीब कुछ रियासतें तो ऐसी थी, सोचना जैसे एक रियासत ये है, यहां का राजा था, ये रियासत तो पाकिस्तान में ही चली गई। कोई रियासत मान लो ये है, तो ये पाकिस्तान में ही चली गई। मेनली हम बात कर रहे हैं उन रियासतों की जो भारत के हिस्से के अंदर आ रही थी। तो जो पाकिस्तान के एरिया में आ रही थी वो तो पाकिस्तान में घुस गई, नो डाउट। जो इंडिया में आ रही थी, इंडिया में उनके लिए इस वक्त हुआ क्या, भारत के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के 3 पद एक व्यक्ति के पास हैं जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देसी रियासतों के मंत्री मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पटेल जी की जिम्मेदारी है कि इन रियासतों को भारत में कैसे शामिल किया जाए। तो पटेल जी ने सारी रियासतों के राजाओं को बुलाया और एक मीटिंग करी, और उन राजाओं को विकल्प दिया कि देखो भाई तुम लोग भारत में आ जाओ। ऑफर दिए उनको अच्छे, उनको लॉलीपॉप दे दी पकड़ने के लिए, चूसो लॉलीपॉप। उन राजाओं को अच्छा लगा ऑफर, जैसे भरतपुर के राजा से बोल दिया। भरतपुर के राजा ने कहा मैं अलग रहूंगा, अलग देश बनाऊंगा। राजा से कहा भाई एक बात बता, तू इंडिया के अंदर पटेल जी ने कहा तू इंडिया के अंदर छोटी सी एक अलग देश बनाएगा भरतपुर, है? सोच यार क्या दिमाग लगा, लॉजिक तो लगा है, मतलब भरतपुर एक अलग देश बनेगा, पॉसिबल है कभी ऐसा? उन्होंने कहा पटेल जी ने, अरे यार मैं तेरे को भरतपुर से टिकट देता हूं, कांग्रेस से लोकसभा सांसद बना दूंगा, और बता क्या चाहिए। तो इस तरीके से जब पटेल जी ने बहुतों को ऑफर दे दिए हैं, जैसे भोपाल के राजा को दे दिया, सबको जो ऑफर दे दिए, तो इन 552 में से जो पाकिस्तान में जानी थी 10, 12, 15, 20, तो वो तो पाकिस्तान में चली गई। अधिकांश जो थी इंडिया के अंदर आने को तैयार हो गई, अधिकांश आने को तैयार हो गई, सब के सब भारत के अंदर आ गए। केवल 3 रियासतें थी जो इंडिया के अंदर नहीं आ रही। अब ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हटा देते हैं। 3 रियासतें थी जो इंडिया के अंदर नहीं आ पा रही थी। एक जूनागढ़ वाला हिस्सा, एक कश्मीर वाला हिस्सा, और एक हैदराबाद वाला। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों ने मना कर दिया, भैया हम नहीं जाएंगे भारत में, इंडिया में नहीं जाना हमको। यहां तक क्लियर है? अब क्या कहानी है, तो अब तीनों को बताता हूं कि तीनों कैसे लिए। जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ उल्टी कहानी है जूनागढ़ की। जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था, और जूनागढ़ में अधिकतम जो जनता थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, वो हिंदू थी। क्लियर है? ऐसे में जनता ने छोटा मोटा सा रिवॉल्ट किया। उसके डर के मारे जो राजा था वो पाकिस्तान भाग गया, और उस टाइम पर पटेल जी ने यहां पर जनमत संग्रह करवाया, रेफरेंडम करवाया, जनता से पूछा बताओ क्या चाहते हो तुम, पाकिस्तान जाना चाहते हो कि इंडिया? जनता ने बोल दिया इंडिया, और जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से भारत का हिस्सा बन गया। क्लियर है? हैदराबाद का जो राजा था मिर्जा उस्मान अली बेग, उनके विरुद्ध पटेल जी ने पुलिस कार्यवाही करवा दी, और पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद को अंदर ले लिया। और कश्मीर वाला हाल क्या था? पाकिस्तान ने जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा हरि सिंह, चूंकि इसके साथ बता दूं आपको, कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी मैक्सिमम, जो जनता थी मैक्सिमम, वो मुस्लिम है, और राजा जो था, राजा किंग जो था यहां का, वो महाराजा हरि सिंह है, मतलब हिंदू है। अब पंडित जी ने कश्मीर के राजा हरि सिंह से पूछा भाई इंडिया में आ जाओ, तो पंडित जी को हरि सिंह ने बोल दिया मैं इंडिया में नहीं आऊंगा।
पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा कश्मीर से, मतलब हरी सिंह से, कि आप हमारे यहां आ जाओ, तो उन्होंने कह दिया नहीं, तुम्हारे यहां भी नहीं जाऊंगा। अर्थात हरी सिंह न तो पाकिस्तान जाना चाहता है और न इंडिया जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता, इसके पीछे कारण था। भारत में इसलिए नहीं जाना चाह रहा था हरी सिंह क्योंकि भारत एक लोकतंत्र बनेगा, डेमोक्रेसी बनेगा, और अगर डेमोक्रेसी बनेगा तो राजा का तंत्र चल नहीं पाएगा और हरी सिंह खत्म हो लेगा, हरी सिंह का शासन खत्म हो लेगा। इसलिए हरी सिंह इंडिया आने में तैयार नहीं था। दूसरा, पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते थे हरी सिंह क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र था और वहां पर हिंदू राजा हरी सिंह चल नहीं पाएगा, पाकिस्तान तुरंत वहां किसी मुसलमान को बिठा देगा। इसीलिए न तो हरी सिंह इधर जाने को तैयार है, ना हरी सिंह इधर जाने को तैयार है। अब दोनों मामले अटक गए, ये दोनों तो आ गए, लेकिन इनको कैसे आना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा इसको मैप को साफ कर देते हैं। आज अब हुआ क्या, ये था मान लेते हैं कश्मीर का हिस्सा। पाकिस्तान ने यहां से कश्मीर पर आक्रमण किया 1947 के एंड के बीच, थोड़ा सा पहले, अक्टूबर के महीने के आसपास आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। राजा को पता था कि अब पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेगा, तो राजा ने, और राजा को मालूम था कि अगर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा और मुझे पाकिस्तान जेल में डाल देगा। अतः राजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मदद करने के साथ एक बात कही कि एक डॉक्यूमेंट पर साइन करो कि कश्मीर जो है वो भारत का भाग है। तब राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर को भारत का भाग बनाया गया। अब भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध यहां पर युद्ध छेड़ा है, तब भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध होता है। क्योंकि पंडित जी ने एक बात कही थी, क्या, जब महाराजा हरि सिंह ने जब सहायता मांगी तो पंडित जी ने कहा कि हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। महाराजा हरि सिंह ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम एक, कश्मीर एक अलग देश है, पाकिस्तान एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर देश पर आक्रमण किया है तो भारत बीच में टांग क्यों अड़ाए, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पंडित जी ने कहा एक ही कंडीशन में मदद हो सकती है, आप डॉक्यूमेंट पर लिख के दे दो कि भारत का हिस्सा है कश्मीर। तुम जब लिख के दे दोगे तो कश्मीर हमारा हिस्सा हो जाएगा, फिर हम अपने हिस्से के लिए तो हम जान भी दे देंगे। वही जो डॉक्यूमेंट था उसी पे लिखा गया था कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। और फिर भारत ने यहां पर युद्ध छेड़ा और तब जाके कश्मीर को लिया गया, बस। लेकिन फर्क इतना पड़ गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान इतने हिस्से पर कब्जा कर चुका था और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। इसी को पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। तो भारत इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहता है क्योंकि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, पाक ऑक्युपाइड। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, पाकिस्तान कहता है कि हमने आजाद करा लिया है। लेकिन भारत की नजर में ये चूंकि भारत का हिस्सा है, निश्चित रूप से भारत का, क्लियर है। ये इस तरीके से कश्मीर इंडिया में आया। तो अब 552 देशी रियासतों का निपटारा हो चुका है, क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, अब आगे की बात करते हैं। अब रियासतें आ गई भारत में सारी। अब जब रियासतें आई तो ऐसे में भारत का संविधान बन रहा है और उस संविधान में एक भाग बनाया गया है 9। अब सिस्टमैटिक समझना, क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाग 9 में तो पंचायतें हैं, तो ये मैं कहां से बोल रहा हूं। थोड़ा सा आराम से समझते हैं, पूरी स्टोरी में, कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 9 बनाया गया और भाग 9 में राज्यों का वर्गीकरण किया गया और 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। 4 प्रकार के राज्य में ये ए, ये बी, ये सी और ये डी टाइप के राज्य। इसमें 9 राज्य थे, इसमें 9 राज्य थे, इसमें 10 राज्य थे और इसमें 1 राज्य था। टोटल मिला के 29 राज्य हो रहे हैं। इसमें ऐसे राज्य रखे गए हैं। इसमें 9 राज्य कौन से थे? जो आजादी से पहले ब्रिटिश प्रांत थे और गवर्नर का शासन था। गवर्नर मतलब राज्यपाल होता था। और ये कौन से थे? 9 जो आजादी से पहले
ठीक है। सामान्यतः शाही शासन था। शाही शासन का मतलब यहाँ पर यही है कि अंग्रेजों का शासन था, लेकिन विधानसभा या विधानमंडल मौजूद था, मतलब मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर काम होता था। ठीक है। ये 10 राज्य कौन से थे? जो ब्रिटिश आयुक्त का शासन था आजादी से पहले। आजादी से पहले इसको आप कह सकते हैं कि केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी मान लो आप इसको एक बार को। ब्रिटेन का कमिश्नर होता था ऐसे में। और ये एक कौन सा था? अंडमान निकोबार। दोबारा सुन लो, ये 9 कौन से राज्य हैं जो आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नर का शासन है? ये 9 कौन से हैं? आजादी से पहले शाही शासन है और जहां विधानमंडल था सामान्यतः। और ये 10 कौन से हैं जो सामान्यतः ब्रिटिश आयुक्त हैं, और ये अंडमान निकोबार है। समझ में आ गया? ये दोबारा एक बार बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आजादी से पहले ब्रिटिश प्रांत, आजादी से पहले जो सामान्यतः शाही शासन, जो देसी रियासतें वगैरह जो है वो, और विधानमंडल है, और सामान्यतः 10 में जो है वो, ये 10 जो है वो ब्रिटिश आयुक्त हैं आज़ादी से पहले, और जो यूनियन टेरिटरी कह रहे हैं उनको, और ये जो है लास्ट है अंडमान निकोबार। यहाँ तक क्लियर है? इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले आगे। यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया? मतलब संविधान में भाग 9 बन रहा था, बन चुका था, मतलब बन रहा है अभी, आप ऐसे समझे बन रहा है, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें ये 4 भाग बन के तैयार हो रहे हैं कि राज्यों का वर्गीकरण ऐसे होगा। अब इसी बीच जो था क्या, इंडिया की जो राजभाषा बन रही थी, वो भाषा बन रही थी हिंदी। अब समझना, अब यहां पर आंदोलन होगा। राजभाषा बन रही है हिंदी, और जो हिंदी बोली जाती है वो इंडिया के सामान्यतः इस नॉर्थ वाले हिस्से में बोली जाती है, साउथ वाले हिस्से में तो बोली नहीं जाती। जैसे आपकी आज की डेट में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सामान्यतः इन राज्यों में उड़ीसा मेनली, वेस्ट बंगाल, इनमें तो हिंदी बोली नहीं जाती। तो जो संविधान सभा में जो इस टाइप के इतने राज्य थे साउथ वाले, इन सबको ये लगने लगा कि यार राजभाषा जब हिंदी बोली नहीं जा रही, तो राजभाषा जब हिंदी बनेगी तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, ये सब तो खतरे में पड़ जाएंगी। इन सबको तो नुकसान होने लगेगा, हमारा कल्चर तो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में इन्होंने मांग की भाई अगर तुम राजभाषा चलो हिंदी बना रहे हो, तो कम से कम जो ये राज्य बनाए हैं ऐसे मत बनाओ। तो इनसे पूछा कैसे बनाओ, तो उन्होंने कहा भाषा के आधार पर बना दो। भाषा के आधार पर मतलब कैसे? मतलब जहां मलयालम बोली जाती है वहां मलयालम राज्य, जहां उड़िया बोली जाती है वहां उड़िया राज्य। तो इस बात की जांच करने के लिए कि क्या राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएं, इस बात की जांच करने के लिए कि राज्य भाषा के आधार पर क्या बनाए जाएं, तब 1948 में 1948 में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था एस.के. धर समिति। क्लियर है? इस एस.के. धर कमेटी ने यह बोल दिया कि जो राज्य बनाए जाएं वो भाषा के आधार पर ना बनाए जाएं। किस आधार पर बनाए जाएं? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनाए जाएं। अब जो साउथ इंडिया के जो मेंबर थे उनकी तो भावनाएं फिर आहत होने लगी। उनको लगा यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए उन्होंने फिर डिमांड रखी। इसीलिए 1948 के एंड में एक कमेटी और बनाई इसी बात के लिए दोबारा। जनरली कमेटी का नाम जो था वो JVP कमेटी थी। JVP समिति, JVP नाम से फेमस है ये। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ये पट्टाभी सीतारामैया ही वही हैं जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी ने चुनाव, क्या कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था। अब इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो थोड़ा सा लेट आई, और इसमें भी बोला गया कि जो राज्य होंगे वो भाषा के आधार पर ना बनाए जाएं। किसके आधार पर बनाए जाएं? प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनाए जाएं। अतः दक्षिण भारत के जो राज्यों का जो कॉन्सेप्ट था, दक्षिण भारत की जो डिमांड थी, वो लगभग फिर नकार दी गई। अतः यहां पर जो है अब साउथ इंडिया के लिए कहानी खत्म सी हो रही है। इसी बीच संविधान जो था भारत में लागू हो गया, और वो 4 प्रकार के राज्य जो थे भारत में लागू हो चुके हैं। इधर क्या हुआ? इधर संविधान भी लागू हो गया, लोकसभा राज्यसभा के भी चुनाव हो गए, कांग्रेस की सरकार भी बन गई 1951-52 में।
धीरे 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 भारत में राज्य जो थे, ये जो 4 प्रकार के मैंने बताए थे अभी आपको, 29 राज्य बताए थे, 9, 9, 10 और 1, वही राज्यों का कॉन्सेप्ट आगे चल रहा था। भारत में सब कुछ ऐसा ही था। इसी बीच साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 1953 में एक घटना घट गई। क्या? साउथ इंडिया में जनरली हैदराबाद और उसके आसपास कि लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए, लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन कर दिया। और सरकार के ऊपर डिमांड रखने लगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। सरकार ने कह दिया चल हटा यार, तुम जैसे बताते हैं। अब जनता जो थी वो और ज्यादा हो गई। इसी बीच एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पर, और इन्होंने कह दिया कि मैं भूख हड़ताल तब तक करूंगा जब तक राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाओगे, और तब तक मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। निश्चित रूप से इंसान भूख एक लिमिट तक सहन कर सकता है। इन्होंने की करीब 58-59 दिन के आसपास तक तो ये बर्दाश्त कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो मृत्यु हुई उसने आग में घी का काम कर दिया। जनता भड़क गई। जनता को जो चीजें मिली, सरकारी बसें, जो भी चीजें मिली, जनता ने उसमें आग लगाना शुरू कर दी बिना देखे। क्यों? निश्चित रूप से यार, जब उनका नेता ही खत्म हो गया तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आहत हो रही थी। तो जनता का बिल्कुल जो थी होश की जगह बेहोश सी होने लग गई, बेकाबू होने लग गई। और सरकार जब चारों तरफ देख रही है आगजनी हो रही है तो सरकार डर गई। सरकार ने उसी वक्त मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा क्या करना है, तो सबने बोला इसको शांत करना है तो राज्य भाषा के आधार पर जल्दी बना दो, यही वाला। तो तुरंत आनन फानन में एक डिसीजन लिया गया और वहीं 1953 में आंध्रा जो राज्य था वो भाषा के आधार पर बना के तैयार कर दिया। तुरंत बनाया वहीं का वहीं। लैंग्वेज जो थी वो तुम्हारी तेलुगु थी। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। लैंग्वेज जो थी वो तेलुगु थी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब पहला राज्य तो तेलुगु के बेस पर बन गया आंध्रा। अब देखो, आपने कभी देखा होगा सपेरे का सांप का पिटारा। पिटारे में 3-4 सांप हैं, सब बंद हैं, और उसमें से अगर एक सांप उस पिटारे के ढक्कन को खोल के निकल गया तो बाकी सांपों को भी रास्ता मिल जाता है और फिर वो उसी रास्ते से सारे सांप निकल जाते हैं। सेम यही हुआ। जब आंध्रा बना तेलुगु के बेस पर तो केरला वालों ने सोचा यार जब आंध्रा बन सकता है तो मलयालम के बेस पर केरला क्यों नहीं, उड़िया के बेस पर उड़ीसा क्यों नहीं, बंगाली के बेस पर बंगाल क्यों नहीं आ रहा समझे, कन्नड़ के बेस पर कर्नाटका क्यों नहीं, तमिल के बेस पर तमिलनाडु क्यों नहीं। क्लियर है? इस आधार पर आंदोलन और धीरे धीरे और पकड़ने लग गए। धीरे धीरे कभी कहीं सरकार अब समझ में नहीं पा रही है कि क्या करना है। तब जाके सरकार ने एक कमेटी और बनाई 1955 में। कमेटी नहीं, अब तो पूरा आयोग बनाया। आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली और 2 मेंबर थे के एम पान्नीकर और हृदय नाथ कुंजरू, घुंगरू नहीं, कुंजरू। इन सब से पूछा कि बताओ भैया क्या करना है, रोज आंदोलन की कहानी खत्म करते हैं। इन्होंने रिकमेंड किया कि राज्य जो है वो इस लैंग्वेज के बेस पे बना दो, भाषा के आधार पर बना दो। और इसने कहा भाषा के आधार पर बना दो। तब सरकार ने, अब समझना इसकी रिकमेंडेशन पर क्या होगा, तब इसकी रिकमेंडेशन पर सरकार 2 कानून बनाएगी। 2 कानून, दोनों कानून देखना कौन से हैं। पहला 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, और दूसरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, जो भाग 9 था ना, जो मैंने बताया था जिसमें ABCD 4 राज्य थे,
ये 4 थे, इसमें 9 इसमें, 9 इसमें, 10 इसमें और 1 अंडमान निकोबार इसमें। ये जो इसके माध्यम से ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, डिलीट मार दिया, क्योंकि संविधान में थे ये, अतः संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो इसके माध्यम से संशोधन करके चैप्टर भाग 9 ही खत्म कर दिया। 9 खाली पड़ गया। जब 9 खाली हो गया तभी तो बाद में 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन करके इसमें 9 जोड़ा जाएगा पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए। क्लियर है यहां तक? और इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए, उसके बाद सरकार ऐड करती है राज्य बनाना ऐड करती है, तो इसी में ऐड करती चली जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात यहां स्पष्ट कर दूं कि राज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बनाया है, ये एक साधारण कानून है, संविधान संशोधन नहीं है। संविधान संशोधन से तो खत्म ही हो गया, इसीलिए अब सरकार नया राज्य बनाती है। जैसे जम्मू कश्मीर जो मामला है, जम्मू कश्मीर के लिए तो चूंकि अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात आई है ना। लेकिन अगर कोई और राज्य बनाएगी, जैसे आंध्रा से निकाल के तेलंगाना वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दूसरी एक बात और आपको बता दूं, ये जो चैप्टर में चूंकि राज्य पुनर्गठन पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर वाला चैप्टर मैं पॉलिटी में अलग से पढ़ाऊंगा ना, तब आपको जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर पे कैसे कैसे आक्रमण हुआ था, कैसे कैसे राजा झुका था, पूरी कहानी जब समझाऊंगा ना तो वो और सारी गहराई में आएगा। चूंकि अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट था, इसलिए जम्मू कश्मीर को मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, तो ये था राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया। अब आ जाए इसके अंदर कि अब अगर संसद को कोई राज्य बनाना हो तो कैसे बनेगा, उसका प्रोसेस क्या है। आ जाए तो देखिए भाई, पहली बात तो भारत का नाम क्या है, इंडिया का नहीं, देश का नाम क्या है। जब संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तो कुछ संविधान सभा के लोग कह रहे थे कि इसका नाम इंडिया रखो, जो मॉडर्न नेम है। कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि इसका परंपरागत नाम भारत रखो। तो संविधान सभा में बहस छिड़ गई नाम को ही लेकर। तो बाद में कंक्लूजन ये निकला कि न इसका नाम इंडिया रखा जाएगा न भारत रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, अर्थात संविधान में इंडिया को ही भारत बोला गया है, इसलिए न संविधान में इंडिया है न भारत है, इंडिया ही भारत है। क्लियर है? नाम को लेकर कंफ्यूजन यहां खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, अब राज्य बनाने का प्रोसेस क्या है वो आ जाए। प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, स्टेप वन, पूर्व अनुमति से, प्रायर परमिशन से संसद में कोई विधेयक जाएगा, लेके जाओगे संसद में, लेके जाओगे आप, ठीक है, पर लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, दोनों सदन जो हैं, दोनों सदन इन मींस राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, वो इसको पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल बोला मैंने, क्यों? क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक होता तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती। क्लियर है? ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, दोनों सदन इसको पास करेंगे। मान लो पास कर दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब राष्ट्रपति के पास जब ये लौट के आएगा तो राष्ट्रपति जिस राज्य में चेंज हो रहा है, मान लो उत्तर प्रदेश से निकल के 2 प्रदेश बन रहे हैं, तो राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को भेजेगा इसी विधेयक को कि आपकी इस पर राय क्या है। यूपी के विधानमंडल को, मतलब संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेगा, विधानमंडल को आपकी राय क्या है, राय जानने के लिए। अब उसने बोला कि ठीक है चेंज कर दो, ठीक है चेंज मत करो। इस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कहेगा यार, तो मान लो उत्तर प्रदेश ने कहा कि चेंज कर दो, तो भी राष्ट्रपति चेंज कर सकता है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि मत चेंज करो, तो भी राष्ट्रपति चेंज कर सकता है। मतलब इसकी राय तो केवल राय के रूप में ली जाती है, मानना न मानना सरकार के हाथ में नहीं है, वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। सरकार चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। क्लियर है यहां तक? अतः भारत में राज्य केवल संसद बना सकती है, राज्यों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात समझे, यही कारण है
कि अमेरिका की तुलना, अगर मैं अमेरिका और ब्रिटेन की अगर वो इंडिया की अगर तुलना कर दूं तो यहीं पर है। इंडिया में अगर राज्य बनाने हैं, इधर समझना, बनाने हैं, तोड़ने हैं, जोड़ने हैं या मॉडिफाई करने हैं, बदलाव करना है कुछ भी, तो केवल केंद्र की संसद कर सकती है, राज्यों की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जबकि अमेरिका में अगर राज्य बनाने हैं, तोड़ने हैं, जोड़ने हैं या मॉडिफाई करना है तो केंद्र की कांग्रेस करेगी, साथ ही साथ राज्य भी परमिशन देंगे। अगर केंद्र ने परमिशन दी और राज्यों ने नहीं दी तो चेंज नहीं होगा अमेरिका में। इसीलिए अमेरिका में जितनी पावर केंद्र के पास है उतनी ही राज्यों के पास है। इसीलिए अमेरिका को, चूंकि अमेरिका में सारे राज्य पावरफुल हैं, इसीलिए अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि भारत में केंद्र पावरफुल है, इंडिया पावरफुल है, भारत पावरफुल है, राज्य पावरफुल नहीं है, इसीलिए भारत को संयुक्त राज्य भारत नहीं कहते। क्लियर हो गया? मैंने यह भी बता दिया कि भारत का नाम क्या है, मैंने यह भी बता दिया आपको कि राज्यों का एकीकरण कैसे होगा, मैंने यह भी बता दिया आपको कि पूरा का पूरा जो राज्य बनाने का प्रोसेस है वो क्या है। क्लियर है? अब इसी पर डिस्कस कर देता हूं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बने। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि अब जो मैंने आपको पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बता दिया, अब इसका ये बता देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। तो मेंस में तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है जनरली कि भारत और अमेरिका के राज्य पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के प्रोसेस में अंतर क्या है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको दोनों में, ठीक है, कि केंद्र और राज्य, अमेरिका में केंद्र पावरफुल है, राज्य नहीं, सॉरी इंडिया में केंद्र पावरफुल है, राज्य नहीं, जबकि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों पावरफुल है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन एक तो डिस्कस करना है। दूसरा इसी से मिलता जुलता है कि भारत में केंद्र पावरफुल है और राज्य नहीं, इससे फेडरल स्ट्रक्चर पर कितना इंपैक्ट पड़ता है, भारत की संघीय संरचना पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात आती है प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं 3 4 5 टाइप के डिस्कस कर लेता हूं आपसे। जैसे प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत की संसद के पास शक्ति है कि वह भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, a bill pertaining to the alteration of the boundaries of any existing state of India can be introduced only in the Rajya Sabha द्वारा and only on the recommendation of the President of India। भारत की राज्यसभा में ही केवल कोई भी राज्य पुनर्गठन का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मैं समझा के चल रहा हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। क्लियर है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसलिए मतलब ये दोनों के स्टेटमेंट बता दिए, पहला वाला सही था, दूसरा वाला रॉन्ग है। क्लियर है? तो एक इस टाइप का है, फिर बाद में कोड बता देगा आपको, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इन 1953 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 के आसपास जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये फैक्चुअल बेस है, लेकिन बता रहा हूं ऐसा बन सकता है। अगला क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passed the reorganization of state reorganization act in 1956 to create, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया, उसके माध्यम से क्या क्रिएट किया गया? विकल्प ए 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प बी 15 स्टेट, 15 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरी, 5 यूनियन टेरिटरी। विकल्प सी 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प डी 24 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी, 24 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अभी मैंने बताया, आप आंसर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये एनालिटिकल बेस है। द स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय। राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला ए द यूनियन पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन द
ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। भारत की संसद साधारण बहुमत से एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है। पहला, सही है गलत है वो आप जानो। दूसरा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मैंने बताया था अभी सिंपल मेजॉरिटी, ये गलत है। तीसरा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड विद द परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सही है गलत है आपको पता होगा। डी, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा, ये भी क्लियर है, पहली वाले में आंसर निकल गया। ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूं, यूनियन पार्लियामेंट कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब इस टाइप का आ सकता है। दूसरा एक और है, वैसे चाहे तो सारे मैंने बता दिए, लेकिन एक और है कि एक इसमें एक याद कर लीजिएगा कि जो राज्य बने हैं ना 1956 के बाद सारे, और यूनियन टेरिटरीज बनी है सारी की सारी, उनका क्रम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास सीक्वेंस ना हो तो मुझसे बोल देना, मैं आपको दे दूंगा। वैसे क्रम आप जरूर याद कर लीजिएगा, और उसमें हो सकता है कि आपको यूनियन टेरिटरी या राज्यों का ऊपर 4 दे दिए जाए कि निम्न राज्यों के बनने को क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। ये इस टाइप के कोई प्रश्न आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला ऑफ स्टेट वाला कोई टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी जब जेएनके वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो जेएनके की पूरी कहानी, जूनागढ़ और हैदराबाद की पूरी कहानी और समझा दूंगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो इनमें से किसी भी नंबर पर, जो स्पेशली एंड में जिसमें 8 दे रखा है, उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।